नमस्कार दोस्तों। असम की राजनीति पर बात करते हैं। असम की राजनीति भी अब कुछ कुछ पश्चिम बंगाल की तरीके से गरमाती जा रही है। असम की राजनीति के गरमाने की सबसे प्रमुख वजह ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ के साथ समझौता कर लिया है। और एआईयूडीएफ की पहचान असम में कुछ उसी तरीके से है जिस तरीके से हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ। दोनों की पहचान कट्टरवादी पार्टियों की तरह है और दोनों ही दल मुस्लिम राजनीति करते हैं। मुसलमानों के वोट बैंक पर इनकी नज़र है। और एआईयूडीएफ को मैं इस लिहाज से असदुद्दीन ओवैसी से भी बड़ी पार्टी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में असम में बहुत बड़ी सफलता हासिल करके दिखाई है। एआईयूडीएफ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं, जो डाटा है उस डाटा के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था असम में, उसमें आपको पता ही है कि 126 विधानसभा सीटें हैं असम में। और यहाँ पर बहुमत के लिए 64 सीटों की दरकार होती है। और एनडीए ने 86 सीटें जीती थी पिछली बार, जिसमें असम गण परिषद और बोडो फ्रंट जो था वो बीजेपी के साथ था, 86 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 52 सीटें लॉस की थी और केवल 26 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस पिछली बार। और 13 सीटें जीतने में सफल रहा था बदरुद्दीन अजमल का दल एआईयूडीएफ। और ये सफलता उसकी आपको लग रहा होगा कि अरे देखिए 13 सीटें जीत ली। 13 सीटें इस हिसाब से जीती हैं क्योंकि 5 सीटें डाउन थी, वरना इससे पहले जब 2011 में वहाँ चुनाव हुआ था तो उस समय तो उन्होंने 18 सीटें जीती थी। और बदरुद्दीन अजमल को अब वहाँ पर एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो है मुसलमानों के मुद्दों को उठा रही है। अभी हाल ही में बदरुद्दीन अजमल ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया और उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आ गई तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मस्जिदें गिरा दी जाएंगी और आपके सांस लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और बदरुद्दीन अजमल ने जो बातें कही हैं उस पर मैं ख़ास तौर से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। बदरुद्दीन अजमल ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उसमें बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा है कि भाजपा अगर 2024 के आम चुनाव में जीतकर फिर सत्ता में आ गई तो वह देश में 3500 मस्जिदों को ढा देगी। यानी कि उन्हें 2021 में भाजपा असम में क्या करने वाली है इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो इससे आगे की सोच कर चल रहे हैं। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का भय दिखाकर मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहते हैं। और अजमल ने यह भी कहा है कि कुरान में 3 तलाक को स्वीकृति मिलती है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा की सूबे की सत्ता में आ गई, भाजपा अगर असम सूबे की सत्ता में आ गई तो वह सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं बुर्का न पहन सकें, मुस्लिम लोग दाढ़ी ना बढ़ा पाएँ और पारंपरिक बड़ी टोपियां ना पहन सकें। यानी कि उन्होंने मुसलमानों के मन में पूरी तरह से ये भय बैठाने की प्लान बना ली है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पर सरकार फिर से बीजेपी की बनी तो बहुत ही हालात विकट हो सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि असम के जो जातीय समीकरण हैं, जो धार्मिक यहाँ का जो समीकरण बनता है उसके लिहाज से यहाँ पर 61.5% हिंदू वोट हैं, लोग हैं, आबादी है, और 34.22% मुसलमान हैं। इसके अलावा 3.7% ईसाई अल्पसंख्यक हैं और इनमें से ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट हैं। और 3.7 ईसाई अल्पसंख्यक और शेड्यूल कास्ट हैं जो कन्वर्टेड हैं। और यहाँ पर 32 ज़िले ऐसे हैं, 32 ज़िलों में से 11 ज़िले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, यानी कि मुस्लिम वोट वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। और इसके अलावा 13% आबादी यहाँ की आदिवासी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर फोकस सभी का इस पर है कि वोटों का किस तरीके से अपने तरफ रुझान किया जाए। देखिए अमित शाह ने रविवार को 2 रैलियों का आयोजन किया वहाँ पर, और उन दोनों ही रैलियों में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और इसी साथ साथ उन्होंने एआईयूडीएफ पर भी निशाना साधा। यानी कि
बदरुद्दीन अजमल पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये जाति बिरादरी की राजनीति करते हैं और हमने यहाँ पर जो 5 साल सरकार चलाई है बीजेपी ने, तो हमने यहाँ पर जो गोलियाँ यहाँ पर चल रही थी, आपको पता है कि बोडो उग्रवादियों का इलाका था ये असम। उन्होंने कहा, अमित शाह ने, कि हमने यहाँ पर इस तरह का जो गोलियों का राज चल रहा था या गोलियों की नोक पर जो यहाँ पर राजनीति हो रही थी उसे हमने ख़त्म किया है और अब हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम यहाँ पर डेवलपमेंट करा सकें। इसके अलावा अमित शाह ने अपने बयान में ये भी कहा, कोकराझार में उन्होंने इस रैली को संबोधित किया, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्षों तक असम को रक्त रंजित करती रही, अलग अलग आंदोलन कराती रही। पिछले 5 साल में असम में जो विकास हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। असमी, गैर असमी, बोडो, गैर बोडो करने वालों को पहचानिए, ये लोग ऐसी बातें करके राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह ने अपने बयान में बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधते हुए कहा कि बदरुद्दीन अजमल असम में घुसपैठियों के स्वागत के लिए सभी द्वार खोलेंगे अगर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर पार्टी बनाई तो। आपको बताऊं कि कांग्रेस इस बार AIUDF के साथ मिलकर लड़ रही है, पिछली बार इनका साथ नहीं हो पाया था। और उन्होंने ये भी कहा अमित शाह ने कि आने वाले समय में यहाँ पर जो मेन मुद्दा होगा वो यही हैगा कि जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पर जो घुसपैठिए रह रहे हैं उनसे आपको अपने राज्य को बचाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार, घुसपैठ और आतंकवाद मुक्त सरकार केवल बीजेपी बना सकती है। और उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को 5 साल और दीजिए और हम राज्य को बाढ़ से भी मुक्त करा देते हैं। आपको पता ही होगा कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ में यहाँ पर बहुत सारी खेती और जान माल की हानि होती है हर साल, तो ये एक बड़ा इशू वहाँ पर है। लेकिन फ़िलहाल अमित शाह के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि वो किस तरीके से बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के गठबंधन को डिफेंड करें। इस बार ये भी बिल्कुल बात सही है कि NRC, CAA ये मुद्दे भी असम की राजनीति में ज़ोर शोर से देखने को पड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अमित शाह के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि बदरुद्दीन अजमल के कांग्रेस गठबंधन में आ जाने के बाद, इसमें कम्युनिस्ट भी रहेंगे, सारे दल एक साथ गठबंधन में लड़ेंगे, तो अब अमित शाह को ये फोकस करना है कि किस तरीके से बदरुद्दीन अजमल की जो कट्टरवादी सोच है, जो उनका अपना एक थीम वोटर है, उसको वो किस तरीके से होल्ड करेंगे और बीजेपी किस तरीके से उसके एडवर्स जाकर बदरुद्दीन अजमल के जो बयान हैं उनको एक सांप्रदायिक रंग देकर किस तरीके से बीजेपी हिंदू मतों का ध्रुवीकरण अपनी ओर कर पाती है। वैसे असम के बारे में एक प्रवृत्ति रही है कि असम में मतदान बहुत हैवी होता है। पिछली बार देखिए यहाँ पर परिवर्तन की राजनीति हुई थी और बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। NDA गोगोई की सरकार हुआ करती थी जो यहाँ पर कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, अब तो इस दुनिया में नहीं हैं तरुण गोगोई। और उनकी सरकार को बाहर करके जब बीजेपी ने पिछली बार यहाँ सत्ता हासिल की थी तो यहाँ पर 84.72% मतदान हुआ था, 84%। और इससे पहले 2011 में 75% मतदान हुआ था। यानी कि 75% मतदान तो यहाँ सामान्य बात है, जबकि उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य हैं जो वहाँ पर 60-65% मतदान भी हो जाता है, उसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन यहाँ के जो वोटर हैं वोट डालने में उत्साही हैं और वोट डालना पसंद करते हैं और इसी वजह से अमित शाह को यहाँ पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में वोट डालने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और अगर मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बदरुद्दीन अजमल को वोट देंगे या फिर चूंकि कांग्रेस उनके गठबंधन में है तो जहाँ जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे वहाँ भी उन्हें वोट डालेंगे, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ेगा। और इस बार बीजेपी के लिए मेरा मानना है कि सत्ता में असम की लौट पाना इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि पिछली बार हो गया था। इस बार बीजेपी के सामने टफ चैलेंज है। 126 सीटों में से 64 सीटें बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड में देखूं तो 26 सीटें कांग्रेस की आई थी और 13 बदरुद्दीन अजमल की, जबकि इन दोनों की 52 बीजेपी कांग्रेस की कम हुई थी और 5 सीटें बदरुद्दीन अजमल की कम हुई थी। यानी कि 57 सीटों का इन्होंने लॉस किया था पिछली बार। और ये 57 सीटों में से मैक्सिमम अगर दोबारा गेन करने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित बहुत ही आसानी से 64 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए
असम में दोबारा सत्ता में लौटना बहुत टफ चैलेंज है। ये इतना ही टफ चैलेंज है जितना पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बना पाना। असम की राजनीति पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।